आज हम लोग अपनी सीरीज का 7वां पेपर सॉल्व करेंगे। S17 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला पेपर क्वेश्चन है इसका आज का। कोई रेलगाड़ी 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 36 सेकंड में पार करती है और 540 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। एक रेलगाड़ी है, पहला नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी है 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म है 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 36 सेकंड मतलब 60 30 96 60 30 कितना हो जाएगा 96 सेकंड में पार करती है। और कह रहा है 540 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यही ट्रेन अगर 540 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, 540 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में ट्रेन यही है, इसकी लंबाई एल है ट्रेन की, यहाँ भी लंबाई एल होगी, ट्रेन यही है। वो कह रहा है 1 मिनट 40 सेकंड मतलब 6 और 4 10 100 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन पूछा रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे। यहाँ भी चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, यहाँ भी चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने यहाँ मान लिया या मीटर प्रति सेकंड मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ कितना हो जाएगा L प्लस 480 बटे 90 बटे कितना हो जाएगा 96 दिया गया। यही चाल इस वाले को पार करती है तो चाल भी यही भी बराबर होगी, तो कितना हो जाएगा आपका L प्लस 540 बटे 100। काट दीजिए 4 से 4 24 और 4 कितना हो जाएगा 25 का गुणा करेंगे 25L प्लस 25 को गुणा करेंगे 25 0 25 8 220 25 चौको 100 120 कितना आ जाएगा 12 120 12,000। यहाँ हो जाएगा 24L प्लस 24 का गुणा करेंगे 24 0 0 और 24 चौको 96 9 24 पंच 120 120 कितना हो जाएगा 129 12,960। यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा L बराबर 12,960 में से 12,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा L बराबर 960 मीटर 960 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी 960 मीटर। पहले का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, पहले का हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अगला चला जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। दूसरा वाला लिख रहा है A B C D और E की औसत आय 15,000 रुपये है, A और B की औसत आय 12,000 रुपये है और C और D की औसत आय 16,000 रुपये है, तो E की औसत आय क्या होगी। देखो यहाँ पे बहुत आसान सा सवाल है। अगर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की औसत आय जो दी गई है वो 15,000 है, तो टोटल आय कितना हो जाएगा 15 5 75,000, कितना हो जाएगा 75,000, कितना हो जाएगा बेटा 75,000 भाई, 15 5 75,000। फिर आगे कह रहा है A और B की औसत आय 12,000 है, A और B की आय अगर औसत 12,000 है तो 12 दूनी 24, दोनों की औसत कितनी हो जाएगी टोटल 24,000। आगे लिख रहा है C और D की औसत आय 16,000 है, C और D की औसत आय 16,000 है, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32,000 प्लस E बराबर 75,000, कितना हो जाएगा प्लस 75,000। अब हमको करना क्या है, E की वैल्यू निकालना, इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 0 का 3 0 हो जाएगा, 4 2 6 3 2 5 56,000 प्लस E बराबर हो जाएगा 75,000। E बराबर होगा 75,000 माइनस 56,000, 0 0 0 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचेगा 19,000, कितना हो जाएगा 19,000। तो ऑप्शन डी, दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी वाला। ठीक है ना, अगला सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर, दिए गए चित्र में A B D E एक चक्री चित्र हो जाए। दिए गए एक चित्र है, देखो एक ऐसा दिया गया चित्र है, ऐसा बनाया गया है इसको, और ये बनाया, यह है आपका A, ये B D E है और ये C है।
दिया गया है ABDE एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AED 92 है, AED ये वाला कोण आपका कितना है 92 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है आपका 92 डिग्री है। और BCD 21 है, BCD 21 है, BCD 21 है, BCD 21 है। पूछ रहा BDE का मान, BDE का मान, इस वाले कोण का मान पूछा गया, इस वाले कोण का मान पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अगर देखा जाए टियर 1 की स्थिति में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक बात को गौर करिएगा, अगर ये 92 है तो एक हम चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्ठ कोण होता है कैसे बनते हैं बेटा, इसको समझिएगा। अगर एक कोण थीटा है तो इसका जो बहिष्ठ कोण बाहर वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण आपके कैसे होते हैं 180 अंश होता है इनका योग। कितना होता है, आमने सामने कोण आदमी के संपूरक होते हैं, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये थीटा होगा तो कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा थीटा। तो याद रखिएगा इस थ्योरम को कि हम इसको डायरेक्ट ना निकाल करके थीटा, तो इसका बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा, इस वाले का कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब अगर ये 92 है तो ये वाला कोण कितने हो जाएगा, ये वाला कोण जो होगा वो 92 होगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 92 होगा। अब त्रिभुज का बहिष्ठ कोण लगा देते हैं। अब किसका बहिष्ठ कोण लगा देंगे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल त्रिभुज का। तो त्रिभुज का बाह्य कोण कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग। तो इन दोनों इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 92 प्लस कितना आएगी 21, 92 प्लस 21 कितना हो जाएगा 3, 9 2 11 113 अंश, कितना हो जाएगा 113 डिग्री। यही पूछा गया था। बात क्लियर हो पा रही है। तो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टेक्निकल है। 92 होगा तो ये 92 हो जाएगा। इन दोनों का अगर देखा जाए योग तो ये वाला भी एक्सटीरियर होगा, त्रिभुज का एक्सटीरियर होगा, और ये वाला होगा आपका क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल। अगला नंबर लिखा गया है अगर देखा जाए चौथा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 290 538 को विभाजित करें तो शेषफल 3 और 5 आता है। चौथा नंबर सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 290 कह रहा है और 538 को विभाजित करें तो शेषफल क्रमशः 3 और 5। बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए है, 3 और 5 बचता तो 3 घटा दो और 5 घटा दो। इसको घटाने के बाद यहाँ बचेगा कितना, 287 बचेगा, और इसको घटाने के बाद 533 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ 287 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 500। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिससे 290 538 को विभाजित करें तो शेषफल 3 और 5 आता है। अब बताइए, आपके ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद ऑप्शन देखा करो तो ए ऑप्शन लिखा गया है 41, बी लिखा गया है 24, सी लिखा गया है 38 और डी लिखा गया है आपका, डी वाला लिखा गया है 53। कितना लिखा गया 53। भाग देके देख लो, जिसका भाग चला जाए। देखो 24 का भाग तो जाएगा नहीं, 24 का अगर हम 24 का पहाड़ा आता हम लोग को 24 एकम 24 4 बचेगा नहीं, भाग ये तो कट गया आपका, ही नहीं हो पाएगा। हम बात करते हैं 41 की। अगर 41 करेंगे 7 एकम 7 7 चौको 28, और 41 का भाग इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाकर देख लो, 41 एकम 41 हो जाएगा। और अगर 41 का भाग हम लोग 533 में दें तो 41 एकम 41 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, 41 3, यहाँ हो जाएगा 13 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब यही इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी जो दोनों को विभाज्य कर रही है। तो समान से वो कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जैसे 290 और 538 को विभाजित करें तो शेषफल 3 और 5 आ जाए। तो 3 और 5 आ जाएगा, इस तरीके से लगा सकते। एक तरीका और देखिएगा, ऐसा तो अपन लोगों को लगा दिया। अब आप अगर देखें तो एक नियम होता है डिफरेंस निकाल के हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। डिफरेंस निकाल के एचसीएफ निकाल सकते हैं। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 6, 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा 6, फिर बचेगा 9, 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ 3, यहाँ बचेगा 246। अब आप बताइए, अब यहाँ पर ऑप्शन था या तो, बात याद रखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ उनका अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ या तो अंतर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। जैसे हम अगर कहें एग्जाम्पल के तौर पर समझें, अगर हम कहें संख्या 16 और 12 ले ली, इसका एचसीएफ कितना होगा तो इसका डिफरेंस निकालो कितना होगा 4, या तो 4 होगा या 4 का कोई फैक्टर होगा। 4 का भाग दे लो, जा रहा है इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, इसलिए संख्या कितना हो जाएगा आपका
इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो या तो 246 आंसर होगा इसका, या 246 का कोई फैक्टर, और 246 का कोई फैक्टर कौन है, 41 है। देखो 41 गुणा 6 करेंगे तो आपको हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 चौको 24। तो कोई भी दो संख्याओं का अंतर लेना है, डिफरेंस निकालना है। अंतर या तो उसका अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा, या अंतर कोई गुणनखंड होता है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, a माइनस बी, अगर ए और बी है, ए और कॉमा बी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, इसका एचसीएफ क्या हो सकता है। तो भाई एचसीएफ इसका जो हो सकता है a माइनस बी, ए माइनस बी। इसका एचसीएफ कभी भी a माइनस बी से बड़ा नहीं हो सकता। इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, a माइनस बी से हमेशा क्या होगा, अगर हम कंडीशन बनाएं तो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, a माइनस बी से, a माइनस बी से जो बड़ा हो उसके अंतर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। एचसीएफ क्या होगा, या तो a माइनस बी से क्या होगा, छोटा होगा, या क्या होगा, बराबर होगा। ये सीधा थ्योरम से बात काम करिएगा। एचसीएफ जो होगा a माइनस बी के अंतर से, डिफरेंस से या तो बराबर होगा या क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात छोटा होने का मतलब है कि a माइनस बी का कोई फैक्टर होगा, a माइनस बी का कोई फैक्टर होगा। कभी भी एचसीएफ बड़ा नहीं हो सकता है a माइनस बी से, कभी बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। याद रखिएगा इस बात को। हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हम लोग, पाँच नंबर सवाल लिखा गया, 100 से कम कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों की गुणक है। बस बहुत आसान सा सवाल है भैया। 100 से कम मतलब 1 से लेकर 99 तक की बात कर रहा है। जो 3 और 4 की गुणक है, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 12 का भाग दो तो 99/12 कितने बार जा रहा है, 12 8 96, 8 बार जा रहा पूरा। तो 8 संख्या हो जाएंगी। कितनी संख्या हो जाएंगी, 8। 5 में का कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। 5 में का कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है 6 नंबर। 6 नंबर लिखा गया है, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। देखो होता क्या है, नंबर गुणा एवरेज बराबर कितना होता है, टोटल होता है। नंबर गुणा एवरेज बराबर कितना होता है, टोटल होता है। कह रहा है 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। 4 नंबर कितने हैं, 4 है, सदस्यों की औसत आयु 32 है। टोटल कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 3 12 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब वो कह रहा है किसी अतिथि की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। 12.5% कहलाता क्या है, ये समझिए। 5% कहलाता है 1/8। क्या कहलाता है, 1/8। इस बात को याद रखिए। 12 8 96, 12.5% कितना कहलाएगा, 1/8। कहाँ से आया, देखो इसको लिख सकते थे 12 से 1/2%, और इसको लिख सकते 12 दूनी 24 25/2। जो नए लोग हैं 1/100 हो जाएगा। 25 चौको 100, परसेंट माने 1/100 होता है तो 1/8 होता है। तो 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8। आप समझ रहे होंगे 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8। अब हमको करना क्या है, 12.5% 1/8, 8 में 1 की वृद्धि होती है, 8 में 1 की वृद्धि होती है, 8 में 1 की वृद्धि होती है। आप समझिए। अब अगर अतिथि भी आ गया, 8 में 1 की वृद्धि होगी तो 1/8 की वृद्धि होती है। अतिथि आ गया तो कितने सदस्य हो जाएंगे, 5 सदस्य हो जाएंगे। गुणा कितनी की वृद्धि हो गई, 1/8 की वृद्धि हो गई। 1/8 कितना होगा, 32 का 4, 1/8 कितना हो जाएगा, 4। तो हम लिखेंगे 4 की वृद्धि और हो गई, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 पंचे कितना होता है, 180 होता है। 36 पंचे कितना होता है, 180 होता है। अब जो 5 सदस्यों की औसत आयु 180 है, 4 सदस्यों की 128 थी, तो उसके नए सदस्य की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 180 माइनस 128। कितनी होगी, 180 माइनस 128 मतलब हो जाएगा 52। जो उसका आगंतुक था, जो उसका गेस्ट था, उसकी जो आयु हो जाएगी 52 वर्ष का व्यक्ति था। बात क्लियर हो पा रही है। 1/8, 1/8 बढ़ाएंगे तो 32 का 1/8 कितना होगा, 4, 4 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 36। या डायरेक्ट आप क्या कर सकते, 32 का आप ऐसा भी कर सकते थे, 32 का 9/8। 8 से 1 की वृद्धि हुई, 8 चौको 32, 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। ठीक है। अगला सवाल देखें हम लोग, सात नंबर लिखा गया है, ABC केंद्र O वाले एक वृत्त के अंदर त्रिभुज है। ABC केंद्र O वाले वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है। AB बराबर BC है, ABC बराबर 40 है। बिंदु A और C पर खींची गई स्पर्शरेखा बिंदु P पर मिलती हैं। कोण APC का मान ज्ञात कीजिए।
ABC इज अ ट्रायंगल इनसाइड अ सर्कल सेंटर O इन विच AB बराबर BC। ऐसा कुछ क्वेश्चन लिख रहा है, वो कह रहा है AB इज इक्वल टू BC, AB बराबर BC है, AB बराबर BC है। AB बराबर BC है, आगे लिख रहा। और ABC 40 है, ABC कितना है 40 है, एक कोण कितना है आपका 40 डिग्री है, एक कोण कितना है आपका 40 डिग्री है। बिंदु A और C पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु A और C पर खींची गई स्पर्श रेखा, ऐसे ही खींचना है स्पर्श रेखा। बिंदु A और C पर खींची गई स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं P पर का। APC का मान ज्ञात करना, APC का कितना होगा, APC की इसकी वैल्यू चाहिए। आप अगर यहाँ करें इसको केंद्र बना लें, ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, परिकेंद्र कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, ये 80 हो गया। अब आप ये समझिए बात को, अगर ये 80 हो गया, आपने एक बात देखी होगी यहाँ पे कि स्पर्श रेखा से केंद्र पर डाला गया क्या होता है, लंब होता है। ये कितना होगा आपका 90, ये कितना होगा आपका 90। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से केंद्र पर डाला गया क्या होता है, लंब होता है। डाली की रेखा कैसे होती है, लंब होती है, 90 हो जाएगा। अब ये चतुर्भुज बन गया नहीं बन गया आपका OAPC आपका क्या बन गया चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 90 तो ये हो गया, तो 80 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा। तो APC की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 100 डिग्री। APC की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। बात क्लियर हो पा रही है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 8 नंबर। आठ नंबर लिख रहा है एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके भारों का अनुपात 1:2, 1:3, 4 है। विभाजित होने के बाद हीरे का मूल 1,40,000 रुपये कम हो जाता है, तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या कीजिए। कह रहा है कि हीरा टूट जाता है तो उसका मूल्य कम हो जा रहा है, और मूल्य जो ऐसा निर्धारित किया गया है वो उसके वर्ग, जैसे वजन होता है उसके वर्ग के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। जैसे एक हीरा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 8 की। एक हीरा है, ये 4 भागों में विभाजित हो रहा है, 1, 2, 3 और 4। इसका वजन 1x, इसका वजन 2x, इसका वजन 3x, इसका वजन 4x। टोटल वजन कितना हो जाएगा इसका, टोटल वजन कितना 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, 10x था। टोटल वजन कितना था 10x था। अगर टोटल वजन पूछें, टोटल वेट कितना होगा 10x। टोटल वेट कितना होगा 10x, और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट के अनुसार देखा जाए, अमाउंट अगर देखा जाए कितना हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर। ऐसा लिख रहा है उसमें, क्या लिख रहा है पहली लाइन लिखिए, एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है अगर टोटल वेट 10 है। क्यों, क्योंकि हमने बांटा 1, 2, 3 और 4, 10x है। टोटल वेट 10x है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर। अमाउंट कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर। बात क्लियर हो पा रही है। अब वो कह रहा है अगर हीरा टूट जाता है तो हीरा टूटेगा, बिखर जाएगा टूट करके, तो उसके टुकड़े अलग अलग बिकेंगे। अलग अलग बिकेंगे, कैसे बिकेंगे। अब 1x की कीमत जो होगी, अगर यहाँ देखें 1x की कीमत होगी, टूटने पर कितनी हो जाएगी, टूटने पर इसका हो जाएगा 1x स्क्वायर। 2x को बेचेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। 3x का हो जाएगा कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 4x का हो जाएगा 16x स्क्वायर। इनको अगर टूटने पर वैल्यू इतनी बचेगी, टूटने पर वैल्यू जो होगी वो इतनी होगी। अगर हीरा इकट्ठा रहता, पूरा रहता, टूटता नहीं, तो कितना होता 100x स्क्वायर कीमत होती। अगर टूट जा रहा है तो अलग अलग वैल्यू आएंगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, 9, 6, 15, 15, 4, 19 और 1, 20, 2, 30x स्क्वायर। यह है मामला टूटने का। टूटने पर वो 30x स्क्वायर का बचता है। टूटने पर कितने का बचता है 30x स्क्वायर का बचता है। आगे लिख रहा है
विभाजित होने के बाद हीरे का मूल्य 1,40,000 रुपये कम हो जाता है। विभाजित होने पर हीरे का मूल्य कितना हो जा रहा है? 1,40,000 रुपये कम हो जा रहा है। भैया इसका अंतर निकाल लो, इसका अंतर निकाल ले रहे हैं। अंतर हम लोग निकालेंगे, अगर हम लोग देखें कितना आएगा इसका अंतर, 100x² माइनस 30x²। अंतर इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 70x²। 70x² और 70x² की जो वैल्यू दी गई है वो 1,40,000। 70x² की जो वैल्यू दी गई है वो 1,40,000 दी गई है, 1,40,000। इसका मतलब है वो कह रहा तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य कितना था? 100x² था। x² की वैल्यू निकाल लो, 70 दूनी 140, 2000। x² की वैल्यू कितनी? 2000। तो 100x² की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा 2000, कितना आ जाएगा? 3 2 5 0 हो जाएगी। कितना जीरो हो जाएगी? 5 0। और 5 0 लिखने का मतलब है 5 0 अगर किसी के साथ चिपका तो कितना हो जाएगा? 12। कितने? 2 के साथ 2 एकम 2, कितना आ जाएगा? 2 के साथ 5 0 चिपकेगा, 2 के साथ 5 0 चिपकेगा। 2 के साथ कितना? 5 0, कितना हो जाएगा? 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। अगर किसी भी संख्या के साथ 5 0 चिपकता है तो वह हो जाएगा कितना? आपका लाख बदल जाती है। कैसे बदल जाएगी? लाख में। तो आपने देखा हीरे का मूल्य कैसे तरीके से देखें हम लोग। टोटल वेट, इसको पहले वो कह रहा टुकड़ों में बांटा गया, 1:2, 2:3, 4 बांटा गया, हमने देख लिया, ठीक है। तो टोटल वजन कितना? 10x अगर इकट्ठा बिकेगा तो कितने का बिकता? 100x² का बिकता। टूटने पर बिकता तो 1x का 1x² मिलता, 2x का 4x² रुपया मिलता, 3x का 9x² मिलता और 4x का 16x² मिलता। टूटने पर मिलता 30x², कुल मिला 100x²। 100x² में 30x² जाएगा, कितना बचेगा? 70x²। 70x² की यहाँ वैल्यू यहाँ पर दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 लाख, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। ये 15 दिनों में 3/4 भाग काम पूरा कर सकता है। ये 15 दिनों में करता है। देखो आपको याद रखना, ये 15 दिन में कितना कर रहा है? 3/4 काम, 3/4 पार्ट जो काम कर रहा है वो 15 दिन में कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक पार्ट कितने दिन में करेगा? एक पार्ट का भाग करेंगे, इसका भाग करेंगे तो 3 नीचे 3 5 15, 5 को कितना हो जाएगा? 20 दिन। कितना दिन हो जाएगा? 20 दिन। इसका भाग करेंगे ना, एक के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। 3 नीचे पहुँचेगा, 4 ऊपर, 3 5 15, 4 5 20 दिन। इसी प्रकार आप देखें बी वाला, वो कह रहा है बी 24 दिनों में 4/5 भाग करता है। 4/5 पार्ट करता है 24 दिनों में। तो 4 6 24, तो पूरा पार्ट जो हो जाएगा, एक पार्ट आएगा पूरा, इसका पूरा भाग काम करता है 6 5 30 दिन में। इसका एक काम के लिए भाग देते हैं, एक काम के लिए भाग करते हैं, भाग करेंगे 4 नीचे पहुंचेगा, 5 उल्टा हो जाएगा। अगला कह रहा सी की मदद से तीनों 20/3 दिनों में काम पूरा करते हैं। सी की मदद से तीनों। अब आप देखो, ए की हमने दिन निकाल लिया टोटल और बी का दिन निकाल लिया। ए के 20 दिन और बी के 30 दिन हो गए। अब हम यहाँ पे अगर फिर से लिखा है सवाल को आगे अगर लिखें तो कह रहा है अब हमारे पास आ गया ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। और कह रहा है सी की सहायता से, सी की मदद से भी 20/3 दिन में कर लेते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से भी 20/3 दिन में काम कर लेते हैं। तीनों का ले लो एलसीएम, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 20 तिहाई 60। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 20 तिहाई 60। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 30 दूनी 60। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी? 20/3 का भाग देंगे, 20/3 का भाग देंगे। देखो 60 में अगर 20/3 का भाग देंगे, 20 30 60, 3 तरह का कितना हो जाएगा? 9। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी निकाल ली गई है। तो पूछ रहा है सी और ए के हिस्से का अनुपात। अब भैया यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ गया हमारे पास 9, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 9। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू निकालना है बराबर 3। सी बराबर कितना होगा? 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 4। इसी और रुपया जो बढ़ता है वो क्षमता से बढ़ता है। रुपया जो बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? क्षमता के अनुसार बढ़ता है। तो आप यहाँ देखिएगा, जब क्षमता से बढ़ेगा तो क्वेश्चन कह रहा है
सी और ए के हिस्से का अनुपात, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकाल लो। यहाँ पर कितना आएगा क्षमता का अनुपात, ए का क्षमता 3 है, इसकी 2 है और सी की कितनी हो गई 4। वो कह रहा है ए और सी की के हिस्से का अंतर, कितने का अंतर आ रहा है सी का, 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुल पैसा कितना मिल रहा था इनको, 360 रुपये मिल रहा था, तो ए माइनस सी निकालना था। तो 360 का कितना हो जाएगा, 1, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा। कुल कितने भाग किए गए, 4 2 6 और 3 9 भाग किए गए थे, तो 9 चौको कितना आ जाएगा 36, 360 आ जाएगा, 9 चौको 36, कितना आ जाएगा 40। तो कितना रुपये हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। सी और एक हिस्से का अंतर कितना हो जाएगा, 40 रुपये। अगला सवाल देखिए 10 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 यदि दोनों संख्याओं का योग 180 सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो बहुत आसान सवाल है, लग जाएगा। दो संख्या मान लो a⁻b दिया गया है, उनका अनुपात 5:4 है, योग का वैल्यू दिए गए 180, छोटी संख्या कितनी होगी, तो छोटी संख्या b होगी। 180 का कितना होगा 4/9, 9 दूनी 18, 20 चौको 80। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 80। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज पर दर 6% है तो 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच की अंतर की अवधि क्या होगी। देखो इसमें 2 फॉर्मूले बता दे रहे हैं हम जो एग्जाम में आते हैं। 2 वर्ष का डिफरेंस, 2 वर्ष का अंतर, डी बराबर होता है PR² का स्क्वायर। डी बराबर होता है PR² का स्क्वायर। 3 वर्ष का अंतर कितना होता है, देखो अगर डायरेक्ट लगाना तो 3 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा, इसको याद कर लो। डी बराबर PR² 300 + R/100 का क्यूब। PR² 300 + R/100 का क्यूब। रट के पहुँचिएगा। अगर कोई आपको संख्या ऐसी देता है, एक दूसरा तरीका होता है रेशियो वाले से, दोनों से लग जाता है। आमतौर पर जल्दी अगर छोटी मोटी संख्या उससे लगा के अलग कर दिया करो। याद कर लो, डी बराबर PR² का स्क्वायर और डी बराबर होता है PR² × 300 + R/100 का क्यूब। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया 3 वर्ष के अंतर का पूछा गया। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया 3 वर्ष के अंतर का पूछा गया। तो अगर हम लोग लिखें, देखें, डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है, इस वाले सवाल में पी की वैल्यू दी गई है 2000 इंटू आर की वैल्यू है 6 का स्क्वायर 36, जहाँ हो जाएगा 306, 300 + आर कितना 306 बटे कितना हो जाएगा 100 का क्यूब। 100 का क्यूब इतना करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, 2000 तो ठीक है, इंटू 36 छक्का 216, 36 छक्का कितना 216, 2 बचेगा, 36 × 108, 108 में 2 जोड़ेगा तो 100 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, होगा। 36 छक्का 216, 6 1 आ जाएगा, 1 के स्थान पे 2 बचेगा, 36 × 108 और 110 हो जाएगा बटी। यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 6 0 हो जाएगा, 3 0 कट जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, 2 6 12, 2 1 2 1 3 0, 2 1 2 2 1 2 बटी कितना आ जाएगा 1000। दशमलव लगाएंगे तो 22 दशमलव कुछ आ रहा है, तो लगभग कितना आ जाएगा 22 समथिंग आ जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। 11 का क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। सूत्र याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, बारह नंबर सवाल में एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण 156 है
बहुभुज में कितनी भुजा हैं? तो एक तो आंतरिक कोण, दो काम कर सकते थे, आंतरिक कोण से बाह्य कोण निकालें, बाह्य कोण का योग का सूत्र लगा दें, या आंतरिक कोण का डायरेक्ट सूत्र लगा सकते। तो आंतरिक अंतः कोणों का योग, देखो अंतः कोणों का योग हमेशा अंतः कोणों का इंटीरियर एंगल क्या होता है? 2n-4 × π/2। याद कर लीजिए, समेशन इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोणों का योग कितना होता है? 2n-4 × π/2। प्रत्येक अंतः कोण इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 2n-4 × π/2, बाई कितना हो जाएगा? 2। समेशन एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कहानी। कितना हो जाएगा? 360/n। अगर n कोण का मान 360 है तो एक कोण का 360/n होगा। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180। विकर्णों की संख्या कितनी होती है डायगोनल्स की? n × n-3/2 कितना होता है? इतने सूत्र में अगर याद है तो बहुभुज का छोटा मोटा सवाल आराम से बन जाएगा। अब पूछा क्या गया था, तो क्वेश्चन लिख रहा है बहुभुज का आंतरिक कोण 156 है, तो बाह्य कोण निकाला करो, क्योंकि बाह्य कोण में गोला भाग कम है। अंतः कोण बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। अंतः कोण बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो वो कह रहा है जैसे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पे दिया गया है किसका? 156 दिया गया इंटीरियर, तो एक्सटीरियर निकल सकता है। तो एक्सटीरियर बराबर हो जाएगा 180 में से 56 घटा दो, कितना बचेगा आपका? 24 बचेगा। कितना बचेगा? 24 बच जाएगा। बात क्लियर हो पा रही? अगर 24 एक्सटीरियर एंगल होगा तो इस वाले तो इस वाले में भाग रख दो, काम रख दो, बस आसान रहेगा। या डायरेक्ट आप लगा सकते थे इंटीरियर वाले में काम करके, लेकिन जब भी ऐसा सवाल हो तो आप यहाँ पे रखिएगा, तो आपका आएगा कितना? 360/24। कितना आएगा? 360/24। ये वाला वालू कितना हो जाएगा? 24 एकम 24, 12 बचेगा, और 24×5 120। तो 24×5 कितना हो जाएगा? 120। कितनी भुजाएं हो जाएंगी? 15 भुजाएं हो जाएंगी। कितनी भुजाएं हो जाएंगी? 15। याद रखिएगा, अगर पॉलीगन है, एक बात इसमें आपको जो याद रखना है, जो गलती मत करना है यहाँ पे, अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। कोण कितने होंगे? 3 होंगे। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। कोण कितने होंगे? 4 होंगे। पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं। कोण कितने होंगे? 5 होंगे। कितने कोण होंगे? 5 होंगे। तो n का मान आप भुजाओं की संख्या कह लो चाहे कोणों की संख्या कह लो, दोनों क्या होगी? बराबर होगी। कोणों की संख्या कह लो या भुजाओं की संख्या, दोनों क्या होगी? बराबर होगी। इस बात को भी आपको याद करना है, क्योंकि कोई भी आपका पॉलीगन होगा वो क्लोज्ड फिगर होता है। क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। और जैसे ही क्लोज्ड फिगर होगा तो उसके कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या बराबर होने लगेगी। कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या क्या होने लगेगी? बराबर होने लगेगी। अगला सवाल देखिएगा, 13 नंबर। तेरह नंबर सवाल जो लिखा गया है, कह रहा एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा देते हैं। बांसुरी मतलब होता है फ्लूट। फ्लूट कितने बजा रहे हैं? वो कह रहा है 12 छात्र। इन अ म्यूजिक क्लास 12 स्टूडेंट कैन प्ले फ्लूट, है ना। और आगे लिख रहा है 11 गिटार बजा सकते हैं। 11 गिटार बजा सकते हैं। 11 गिटार और 10 वायलिन बजा सकते हैं। 10 वायलिन बजा सकते हैं। 10 वायलिन बजा सकते हैं। इस सी सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। लिखा गया 6 छात्र बांसुरी, यहाँ पे देखिएगा 10 छात्र वायलिन बजा सकते हैं, 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार बजा सकते हैं और उनमें 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? 3 छात्र तीनों बजा सकते हैं। कह रहा है 6 छात्र बांसुरी गिटार बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी और गिटार, बांसुरी और गिटार, बांसुरी और गिटार, बांसुरी। वो कह रहा है 6 छात्र बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं, ऐसा कहा गया। अब वो कह रहा है उनमें 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। उनमें 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, मतलब 3 छात्र ऐसे हो गए ये वाले।
3 छात्र क्या हो गए? वायलिन भी हो गए। 6 छात्र बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी और गिटार बजाएंगे तो 3 ही निकल गए, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 छात्र केवल गिटार, 3 छात्र केवल गिटार, तो 3 छात्र केवल गिटार यहाँ आ जाएगा। और 4 छात्र केवल वायलिन, 4 छात्र केवल वायलिन, 4 छात्र केवल वायलिन, तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितने छात्र बांसुरी बजा सकते हैं? क्या निकालना? कितने छात्र बांसुरी बजा सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा सर्कल कितने का है? गिटार वाला 11 का, तो 3 3 6 3 9, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 2। यहाँ कितना बचेगा? 2। ठीक है। अब बताओ ये वाला पूरा राउंड, ये वाला वायलिन वाला कितने का हो जाएगा? पूरा 10 का, तो 4 2 6 3 9, और कितना बचेगा यहाँ पे? 10। पूरा हो गया 10 का। अब बताओ फ्लूट के कितने बचेंगे? 12 थे, 3 3 6 और 1 7, यहाँ कितना बचेगा? 5। तो आपका आंसर होगा 5। केवल बांसुरी बजा सकते हैं 5 लोग, केवल बांसुरी बजा सकते हैं 5 लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए टेक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा 14 नंबर। चौदह नंबर में लिख रहा है, 14 नंबर लिखा गया है x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर और x रेसिप्रोकल है 1/z के। दोनों को अगर एक साथ लिया जाए तो हम लोग लिख सकते थे इसको, क्या लिख सकते हैं? अगर दोनों को एक साथ लिखा जाए तो x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं? z। ठीक है, इसको सही लिख सकते थे। अगर इसके कांस्टेंट को हटाया जाए, कांस्टेंट लगाया जाए तो क्या हो जाएगा? के वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है, के क्या है आपका? कांस्टेंट। तो परसेंटेज में कांस्टेंट का कोई यूज नहीं करते हैं, बात याद रखिएगा। परसेंटेज में कांस्टेंट का कोई प्रयोग नहीं करते, क्योंकि पहले भी कांस्टेंट रहेगा, बाद में रहेगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या सवाल में? एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ये आ गया हमारा मेन इक्वेशन। कितना इक्वेशन हो गया? एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन जेड। अब जो कह रहा है उसके आधार पर हम लोग सवाल लगा लें। कह रहा है एक्स के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए जब वाई के मान में 20% और जेड के मान में 25% का परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, आपको करना क्या है, इतना मिटा दें हम लोग। पहली बार मान लिया हम लोगों ने वाई बराबर लेट वाई बराबर 100 और जेड बराबर 100। पहली बार माना वाई बराबर 100 और जेड बराबर कितना मान लिया? 100। ठीक है, अगर हम एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? अब 100 गुणा 100 बटे कितना आ जाएगा? 100। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 100। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 100। और क्या कह रहा है? y का मान 20% अधिक हो जाता। अब y का मान जब अगली बार लिखेंगे हम लोग x की वैल्यू, तो अब y का मान 20% अधिक हो जाता। अब y का मान 20% अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 गुणा 120, क्यों? क्योंकि y स्क्वायर लिखा गया। क्या लिखा गया? y स्क्वायर लिखा गया। बटे z का मान क्या कह रहा है? z का मान 25% कम हो जाता। 25% जब कम होगा ये वाला, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो आप अगर देखें 5 से काट दीजिएगा, 15 5 75, 5 24 5 120, 15 8 120 और 24 8 192। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 192। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 192। बात क्लियर हो पा रही है? तो पूछ रहा है सवाल, तो परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 100 से कितना हो जा रहा बेटा जी? 192। कितना हो जा रहा है? 192। कितने परसेंट का परिवर्तन हो जा रहा है? 92% का परिवर्तन हो जा रहा है। 92% का परिवर्तन हो जा रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 92%। 14 का ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड लिया गया। फिर से वो कह रहा है एक्स जो समानुपाती वाई स्क्वायर के हैं और एक्स व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं? 1/z के, जेड के है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पर लिखा था, अगर दोनों को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते थे? एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर अपॉन जेड लिख सकते। यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे तो के लगा देंगे। के का मतलब है नहीं है परसेंटेज में, क्यों? क्योंकि के पहले भी रहेगा, के बाद में भी रहेगा। मान के चलो यहाँ 100 के आता, यहाँ से 192 के आता, के से के क्या हो जाता? कट जाता। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन जेड। एक्स बराबर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन जेड। अब हमने मान लिया लेट वाई बराबर 100 है और जेड बराबर 100 है। परसेंटेज निकालना, अगर 100 है तो एक्स मान कितना आएगा? 100 गुणा 100 बटे 100, 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर हो रही?
अब वो कह रहा है y के मान में 20% की वृद्धि कर दिया है तो 120 हो जाएगा, 120 गुणा 120, और z के मान में 25% की कमी तो हो गया, इसको गुणा भाग करेंगे कितना आ जाएगा 192। पहले 100 था x, अब 192 हो गया, परिवर्तन कितने का हो गया 92% का परिवर्तन हो गया। ठीक है ना। 15 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ना, बहुत अच्छे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आपको परेशान कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात है वाले। कह रहा 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करिए। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करिए। इसमें दो बातें याद करनी पड़ेगी। देखो यू का माध्य ज्ञात करिए, मतलब माध्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 15। माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। योग बटे कितना होता है, संख्या होता है। माध्य बराबर होता है, जो मीन निकाला जाता है वो इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। 28 का बात कर रहा, 28 के फैक्टर्स, 28 के फैक्टर। 28 को क्या ले सकते थे हम लोग, 28 को अगर प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ा जाए, 7 चौको 28, 2 की पावर 2 इंटू 7 लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है। 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। यहाँ से दो बातें निकालना है, एक बात निकालना हमको सम योग निकालना है, दूसरी बात नंबर निकालना है कितने हैं ये, इसके फैक्टर कितने आएंगे। तो नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, मालूम है, जैसे यहाँ लिखा गया हो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। नंबर कैसे निकालते हैं, इसमें कितने नंबर होंगे, 2 का कितना होगा 3, 1 का कितना होगा 2, 3 दूनी कितने नंबर होंगे 6। 28 के 6 फैक्टर होंगे। 28 के कितने फैक्टर होंगे 6। बात क्लियर पा रही, 28 कितने फैक्टर होंगे 6। 3 क्यों लिया गया, तो 0 से काउंट करते ना, कहाँ से 2 की पावर 0 से काउंट करेंगे, तो 0 1 2 कितने हो जाएंगे 3, और यहाँ हो जाएंगे 1 3 और दूनी 6, कितने हो जाएंगे, इसके नंबर और फैक्टर कितने हो जाएंगे 6। योग कितना होगा, सम कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 का सम निकालना। सम कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 की पावर 0 शुरू करते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 इंटू बड़ा कर दो, यहाँ क्या करेंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ये आपका योग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 7। अगर इसका योग देखें तो 4 2 6 और 1 4, ये आपका प्लस लिखा है भैया, है ना, 4 2 6 और 1 7, 7 गुणा 8 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, योग 56। सम आएगा इसका 56, और इसके गुणनखंडों की संख्या आएगी 6, नंबर आएगी 6। कितना आएगा, नंबर आएगा 6। बस 6 का भाग देना, 6 का भाग देंगे तो आप क्या दिए 2 3 6 2 28, 28 बटे 3। देखो किस रूप में आ रहा है, 9 3 27, यही होगा, 9.33 हो जाएगा, 9.3। तो आपको फैक्टर्स का योग भी निकालना पूछ लिया उसने, और फैक्टरों की संख्या भी निकालना पड़ेगी। पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर सम के लिए इस टाइप के करेंगे। 2 की पावर 0 शुरू करते हैं, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, पूछा गया था सम वाला सवाल, है ना। अगला सवाल देखिएगा 16 नंबर, 16 नंबर देखिएगा। अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर प्रति घंटे गति से विपरीत दिशा में चल रही है को पार करने 12 सेकंड का समय लेती है। यह रेलगाड़ी ये प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। एक रेलगाड़ी है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, स्वयं की आधी लंबाई वाली, स्वयं की आधी लंबाई मतलब इसको 2L मान लो, तो इसकी आधी लंबाई की रेलगाड़ी हो जाएगी कितनी, L की। इसकी चाल जो है विपरीत दिशा में चल रही है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा को पार करने 12 सेकंड का समय लगता है, को पार करने 12 सेकंड का समय लगता है। अगर विपरीत दिशा में आ रही तो हम लोग क्या करेंगे, 48 प्लस 42 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे तो 5/18 बराबर
जब विपरीत दिशा में आती है तो ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाती है, तो 2l प्लस एल कितना हो जाएगा 3l बटी 12, 3 चौको 12। यहाँ कितना हो जाएगा 90 इंटू 5 बटे 18 बराबर हो जाएगा l बटे 4। 18 पंचे 90, 55 25 चौको 100, l बराबर आ जाएगा 100, l बराबर हो जाएगा 100, l बराबर कितना हो जाएगा 100। मतलब ये वाली रेलगाड़ी आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 200, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 100 मीटर। इतना सवाल तो हो गया। लेकिन कह रहा है यही रेलगाड़ी पहली वाली जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गाड़ी थी, यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार कर रही है 45 सेकंड में। अगर 45 सेकंड में पार कर रही है ये वाली रेलगाड़ी, ये वाला मिटा दें हम लोग। अब इसको ट्रेन को पार नहीं करवाना है, एक प्लेटफॉर्म को पार करवाना है। मान के चलो इसकी लंबाई x मीटर है, x मीटर है, इसको पार करवाना है। और कितने सेकंड में पार कर रही है जो कह रहा है 45 सेकंड में। फिर वही 4 बराबर तो 48। अब तो प्लेटफॉर्म चलेगा नहीं, सिर्फ गाड़ी चलेगी। ये वाली 4 की लंबाई 48 गुणा 5 बटे 18। अब लंबाई होगी 200 मीटर प्लस x बटे कितना आ जाएगा 45। और कटरा होगा कैसे, 6 × 18 6 × 8 48, 3 15 × 45, 8 पंजे 40 हो जाएगा बराबर 200 प्लस x बटे 15, 15 चौको 60 600 बराबर हो जाएगा 200 प्लस x बराबर हो जाएगा 400 मीटर। तो प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है 400 मीटर। प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है 400 मीटर का। 17वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। यदि 6y² माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0, तो समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, है ना, इंग्लिश पढ़ लिया करो, समझ में ना आए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, गुणनफल ज्ञात करना। आप याद रखिएगा, हमने आपको बताया था अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया हो और इसके मूल अल्फा और बीटा हो, इसके मूल कितना हो अल्फा और बीटा, मूलों का योग कितना होता है माइनस b/a, कितना होता है माइनस b/a। और योग गुणनफल कितना होता है c/a। देखो यहाँ अगर भूल जाओ तो यहाँ प्लस माइनस शुरू करो, प्लस माइनस इस तरीके से करना, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन है। इसने y कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया y कर दिया। मूलों का योग पूछ रहा, मूलों का क्या पूछ रहा गुणनफल पूछ रहा। मूलों का गुणनफल यहाँ पे देख लो, अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए कितना हो जाएगा 6 बटे 6, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 17 का कौन सा ए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला। बात क्लियर हो पा रही। 18 नंबर लिखिएगा। एक ग्राफ दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 18 से 20 के लिए निम्नलिखित बार चार्ट का अध्ययन करें तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित बार चार्ट वर्ष 2008 से 2013 के लिए रेशम के उत्पादन किलोग्राम को दर्शाता है। Direction for question 18 to 20. Study the following bar chart carefully and answer the questions based on it. The following bar chart shows the production of silk in kilogram for the year 2008 to 13. 3 क्वेश्चन दिए गए 18, 19 और 20। किस वर्ष में रेशम का उत्पादन पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। लग जाएगा, कौन सा हो जाएगा 2012 हो जाएगा। कौन सा 2012। 19 नंबर देखिए, 2010 से 2013 के लिए रेशम का उचित औसत उत्पादन बताइए। 2010 से 2013 तक से तक चाहिए तो 10 वाला भी लेंगे और 13 तक भी लेंगे, तो 10 से 13 वाले को जोड़ करके कितने का भाग दे देंगे 4 का, तो 19 का हो जाएगा 20 का। किस पिछले वर्ष के लिए कारोबार वर्ष 2013 के लिए कारोबार का 80% था, कारोबार का 80% आपको निकाला था। फॉर विच प्रीवियस ईयर द टर्नओवर वाज 80% ऑफ द टर्नओवर फॉर द ईयर 2013। तो 18, 19, 20 का आंसर मिला लीजिए। 18 का हो जाएगा डी, 19 का हो जाएगा बी और 20 का हो जाएगा ए।
आपको सॉल्व करना है पेपर को और उसको लगाना। ये पेपर आपको कहाँ से मिलेगा? हमारे टेलीग्राम से चैनल से प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक नीचे दी गई है। थैंक यू सो मच।